Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today, being a Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on our direct numbers, 2331-4444, 23421-050 and 2331-0464. Our numbers once again are 2331-4444, 23421-050 and 2331-0464. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ Arjun Chaudhary. Prime Minister Narendra Modi says the vision of farm, fiber, fabric, fashion and foreign markets is expanding the areas of growth of India. Domestic markets to focus on Indian and global macroeconomic indicators and currency movements for cues next week. And social media company Meta announces a 50,000-kilometer undersea cable project for digital connectivity between India and the US. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन भारत के विकास को नए आयाम प्रदान कर रहा है। अगले हफ्ते देश के बाजारों का फोकस रहेगा भारत और दुनिया के मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों और मुद्रा के कारोबार पर। और सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए समुद्र के नीचे 50,000 किलोमीटर की केबल परियोजना की घोषणा की। आइए पहली खबर पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता देश के विभिन्न भागों में बनने वाले वस्त्रों में झलकती है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन एक मिशन बन गया है और यह भारत के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश है। उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में भारत का निर्यात वर्तमान में 3 लाख करोड़ रुपए है और इसे 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी स्थल का दौरा किया और प्रदर्शकों से बातचीत की। भारत टेक्स 2025 एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है। इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी तक किया जा रहा है और यह कार्यक्रम कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों और सहायक उपकरणों सहित संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एक छत के नीचे लाता है। भारत टेक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक कार्यक्रम है। Let's now take our first caller of the evening. We're joined by Amit from Delhi. Amit, a warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question to our expert Ashutosh Gupta ji. नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे को ये पूछना था कि ये जो अभी बजट आया है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, तो इसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई खास बात है क्या? तो सर ये बात पूछना है। और दूसरा सर, मैंने एक बात और पूछनी है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में रिपीटेडली इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो अभी पिछले कुछ महीनों में सर ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि जैसे हम सुबह 10 बजे भी यदि म्यूचुअल फंड लमसम परचेज का कमांड देते हैं, हमारा पैसा भी अकाउंट से डेबिट हो जाता है, लेकिन एनईवी सेम डे की ना लग के नेक्स्ट डे की एनईवी लग रही है। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में हो रहा है सर। तो एक इसके बारे में सर प्लीज बताएं, ऐसा क्यों हो रहा है?
जी, पहला सवाल आपका बजट पे। देखिए, डायरेक्टली इस बजट में म्यूचुअल फंड्स के लिए कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन दो तीन अहम बातें हैं। देखिए, न्यू टैक्स रिजीम जिसमें कि आपको कोई भी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, उसको काफ़ी बड़ा इम्पेटस मिला है। 12 लाख तक की इनकम जिनकी है उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो स्लोली बट स्टेडीली मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन टैक्स पेयर्स, मेरा ये मानना है कि न्यू टैक्स रिजीम में मूव हो जाएंगे। और न्यू टैक्स रिजीम में मूव होने का मतलब है कि 80C के तहत आप कोई अगर म्यूचुअल फंड्स में ELSS में निवेश करते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो नाउ विदाउट एनी टैक्स इंसेंटिव ये ओनस इन्वेस्टर्स के ऊपर है कि वो खुद अपने प्रेरोगेटिव से कितना इन्वेस्ट करते हैं, अपनी चाहत से कितना करते हैं। अभी तक ऐसा देखा गया है कि जो और कुछ नहीं इन्वेस्ट करता, मार्च के महीने में टैक्स बचाने के लालच में तो वो कुछ सेव करके इन्वेस्ट कर ही लेते थे। तो वो ओनर सब निवेशक के ऊपर है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अब ज़्यादा पैसा निवेशकों के हाथ में होगा। अब ये मर्जी उनकी है कि वो उसका खर्चा करें या उसमें से कुछ पैसा बचाकर निवेश करें। और दूसरा, इन्होंने कहा था कि जो पैसे कट जाते हैं और अगले दिन का NAV लगता है, और ये पहले सिर्फ जो एप्स थे फिनटेक उनमें ये समस्या दिखती थी, क्या ये कहीं और भी आ रही है? जी, देखिए, आपका पैसा जब म्यूचुअल फंड कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है 2 बजे से पहले, उस दिन की NAV आपको मिलती है। तो आजकल वैसे इंडियन बैंकिंग सिस्टम काफ़ी फास्ट है और अगर आप 10 बजे ट्रांजैक्शन डालते हैं तो आमतौर पर आपको सेम डे NAV मिलना चाहिए। लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्वेस्ट करें, आप उनसे ये जानकारी प्राप्त करें कि किस वजह से आपको सेम डे की NAV नहीं मिल पा रही है। शायद ये वो इस पर कुछ प्रकाश डाल पाएंगे कि क्या टेक्निकल इशू है जिस वजह से पैसा टाइमली क्रेडिट नहीं हो रहा है म्यूचुअल फंड स्कीम के अकाउंट में, जिस वजह से आपको एक दिन का वेट करना पड़ रहा है। जी, अगले कॉलर हैं हैदराबाद से किरण कुमार। किरण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा पैनल। आई एम हैविंग वन क्वेरी। जी, हेलो जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर। Currently that the domestic mutual funds is declining the past 1 year, and observing that international fund of funds are is get good appreciation. Can you please suggest on that? Can we go for international fund of funds or domestic funds at the scenario? See, with mutual funds, I believe you have to take a more strategic view in your allocation to domestic and international funds rather than play it very tactically. Yes, we do believe for any investor who has a certain threshold scale of investment portfolio should look at international diversification and not limit their investments only to the domestic markets. And we believe having about 15-20% of your money invested outside of India is not a bad idea, but that decision is not or that advice is not based on a tactical allocation of what to do now. It should be your strategic long-term allocation, and from that standpoint international FOFs can be a good option, although the problem right now is because most of them are not accepting any fresh inflows because of the limit imposed by RBI, but still there are some funds which are open and available for you to invest. Indexes like S&P 500 of the US or Nasdaq 100 or even a global index can be viable options, but you'll have to look for specific FOFs which are still available and accepting money. ऐसे कौन से FOF हैं अभी आशुतोष, कुछ का नाम बता सकते हैं आप? कुछ फंड्स हैं जो एक बार चेक करना पड़ेगा। जी, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। विमल है हमारे साथ मुंबई से। विमल, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। थैंक यू। रेडियो सेट की आवाज कम कर लें विमल। Thank you very much indeed. जी, and I have the following investments: 50% in index funds, 30% in flexi cap funds, 10% in mid and small cap funds. A maximum percentage withdrawal, what should it be for the funds to last 50 years for a special needs child? Okay. So this is a very specific question, and it requires a more nuanced discussion on the needs and what kind of withdrawals you are expecting. But generally, I can tell you some principles or thumb rules based on which any withdrawal plan is based and which can last for a long time. So from in a general sense, without getting in the specifics of the case you are talking about, I can say that you should aim
to limit your withdrawal rate to not more than anything about 6% of your total accumulation in any year. And I'll also like to point out that for a regular income withdrawal plan, an all equity portfolio, as you mentioned, the bifurcation can be too risky because when the markets drop and if there is a big drawdown, that can come in the way of regular income. So you should go for an asset allocation with about 40-50% of your money in equity and the remaining in debt, so that equity gives you good returns and good reasonable appreciation or the ability to stay ahead of inflation over the long years of withdrawal, while at the same time debt brings the much needed stability to support regular income even during the times when the markets are going through a very rough phase, which they are at the moment. So think about it from those perspectives, but at the very least in the initial years, your withdrawal rate, it is advisable, should not be more than 6% of the total value of your corpus at an annual level. Next caller is Anil from Indore. Anilji, a warm welcome to you in Market Mantra. Please ask your question to our expert. मार्केट मंत्रा की पूरी टीम को अनिल कवताले इंदौर का नमस्कार. आवाज आ रही है? जी अनिल जी बताइए, पूछिए. हमारा सवाल ये है कि जो लोग अभी रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास 15 या 20 लाख रुपए ज्यादा इनकम. अनिल जी माफी मांगू, अनिल जी आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है. कैन यू प्लीज या तो आपने जो है रेडियो सेट की वॉल्यूम कम कर दे या दोबारा कॉल कर लीजिए, क्योंकि हमें आवाज आ नहीं रही है ठीक से यहाँ पे. नहीं सर, रेडियो बिल्कुल नहीं चल रहा था. हाँ अब ठीक है सर, अब आप पूछिए प्लीज. हाँ, हमारा सवाल ये है कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास केवल 15 या 30 लाख रुपए ही ज्यादा नहीं है, उनके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है इस समय, जो कि 5,000 या 10,000 रुपए महीने का ब्याज दे? 5 या 10,000 रुपए कमाने के लिए महीने के The retirement mutual fund based on his allocation of subscription. जी देखिए, पहली बात तो इस पे डिपेंड करता है कि आपने बताया कि आपका नीड है रेगुलर इनकम का, तो वही जो मैं अभी इससे पहले वाले कॉलर को जो समझा रहा था कि आपको अपना विड्रॉल रेट 6% से ज़्यादा नहीं रखना है. तो आपके पास अगर 20 लाख रुपए आपने बताया आपके पास जमा है, तो साल में आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं वो करीब 1,20,000. इससे ज़्यादा विड्रॉ करेंगे तो आप ये रिस्क रन करते हैं कि यू विल आउटलिव योर सेविंग्स. आपकी सेविंग्स में काफ़ी जल्दी ड्रॉ डाउन होगा, कभी मार्केट गिरती भी है, तो आपको ये चिंता बनी रहेगी कि ये पैसा कहीं बहुत जल्दी ख़त्म ना हो जाए. तो अपना विड्रॉल रेट 6% अगर रखते हैं आप शुरुआती सालों में, तो वो तकरीबन 1,20,000 रुपये बनता है. 1,20,000 20 लाख रुपए की रकम पे. इसको निवेश करने के लिए या तो आप बैलेंस एडवांटेज, इक्विटी सेविंग्स, कुछ इस टाइप के फंड्स हैं, या फिर आप मोटा तौर पर आप ये मानिए कि आप करीब 40-45% अपना पैसा इक्विटी फंड्स में निवेश करें, बचा हुआ पैसा डेट में. डेट के कुछ माध्यम हो सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं कुछ पैसा. ये आपका डेट कंपोनेंट बनेगा पोर्टफोलियो का. इक्विटी के लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लीजिए, भले ही इंडेक्स फंड ले लीजिए, और ये पोर्टफोलियो बनाइए और 1,20,000 रुपए को एक साल में विड्रॉ करिए. इस तरह से आप प्लानिंग करिए. जी अगले कॉलर हैं जयपुर से जितेंद्र, स्वागत है आपका. सवाल पूछिए. हाँ थैंक यू. हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे मैंने आज तक SIP चालू नहीं किया था, मैं 3-4 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लमसम करते रहता हूँ, लेकिन अब मैंने SIP चालू किया महिंद्रा मनुलाइफ में मल्टी कैप का. ठीक है, और ऐसे मेरे 2-4 में इन्वेस्टमेंट है, मल्टी कैप में, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, और मिड कैप 150 मोतीलाल में. तो मैंने मल्टी कैप में स्टार्ट किया है. आप कैसा बताते ठीक है, या कोई और भी फंड बताएंगे? और मेरी भी नौकरी 15 साल बाकी है. जी, महिंद्रा मैन्युलाइफ जनरली उनके फंड्स अच्छे हैं. हालांकि महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप जो आपने फंड बोला, वो थोड़ा कम अच्छा पिछले 1 साल में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आप अभी उसको होल्ड करिए, अभी आप वेट करिए, बहुत जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लीजिए. महिंद्रा मैन्युलाइफ एक रिलेटिवली नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन अच्छे फंड मैनेजर हैं. कृष्णा सांघवी एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं जो कि फंड्स की देखरेख में हैं. तो आप ये अपना निवेश जारी रखिए, थोड़ा इस पर नज़र बना के रखिए, और अगर ये कंटिन्यूअली अंडर परफॉर्म करता है तब आप इसको स्विच करने की सोचिए, वरना आप इसमें बने रहिए.
नेक्स्ट कॉलर इज गौरव फ्रॉम गाजियाबाद। गौरव जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, सवाल पूछिए हमारे एक्सपर्ट से। थैंक यू सर। आशुतोष जी के जवाब हमेशा सटीक और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, गोलमोल नहीं होते कंपेयर्ड टू अदर गेस्ट्स ऑन म्यूचुअल फंड्स। सो आई थैंक हिम फॉर दिस। सर मेरा सवाल है, 2-3 छोटे छोटे सवाल है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। काफी दिनों से हैं इन मार्केट में। हम लोगों को फ्लेक्सी कैप में करीब 15 से 18% 3 ईयर का CAGR मिला था। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट SIP के जा रहे हैं उसका कितनी एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए? विल इट बी मोर देन FD एंड और लॉन्ग टर्म 5 साल? पहला सवाल। दूसरा सवाल सर, ये इनोवेशन फंड का क्या है? ये आई थिंक दे हैव हायर रिस्क बट दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड सपोज टू गिव हायर रिटर्न। आपका इसके बारे में क्या विचार है? इसमें इसको छोटी SIP लगा सकती है क्या? इसका सेम एज स्मॉल कैप की तरह छोटी SIP से लगा सकती है? और तीसरा सवाल है सर, ये अभी इन करंट सिनारियो में अगर FII काफी निकालते हैं तो कितना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अभी आएगा सो दैट दिस विल ऑल कवर अप? बिकॉज ऐसा लगता है कि कवर अप तो हो जाना चाहिए। देखिए, आपका पहला सवाल, फ्लेक्सी कैप से आपको करीब 15 से 18% रिटर्न पिछले कुछ सालों में मिले हैं। रिटर्न एक्सपेक्टेशन, देखिए रिटर्न एक्सपेक्टेशन के लिए कोई एक पर्टिकुलर नंबर देना ना तो पॉसिबल है और ना ही उचित है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, देखिए लॉन्ग टर्म में आप ये मानिए कि इक्विटी मार्केट एक जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको शायद मिरर करे। तो आप अगर उससे अपने आप को एंकर करते हैं, इंडिया जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है इंडिया का 11-12%, तो आप अपना एक्सपेक्टेशन, अगर आप अपने आगे के कुछ गोल्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपना एक्सपेक्टेशन इक्विटी म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में करीब 12% का रखिए। और उससे आप ज्यादा कमाते हैं तो आप उसको अपना बोनस समझिए और उससे खुश होइए। तो लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल 12-13-14% रिटर्न देने में इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स सक्षम रहेंगे। भले ही बीच में काफी उतार चढ़ाव आएंगे, उस दौरान आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप बीच बीच में SIP रोकेंगे और फिर चालू करेंगे तो इस चीज का इन्वेस्टर्स काफी खामियाजा भुगतते हैं। हमने काफी स्टडीज देखी हैं जिसमें ये देखा गया कि जो म्यूचुअल फंड रिटर्न SIP देते हैं, निवेशकों को वो नहीं मिलता है रिटर्न। वो इसीलिए होता है कि निवेशक लगातार निवेश नहीं करते रहते हैं। जब मौसम खराब होता है, तब जब लगाने का टाइम होता है तो अपने SIP रोक देते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। दूसरा सवाल, इनोवेशन फंड। देखिए नए फंड्स हैं, ये भी एक तरह के थीमेटिक फंड है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है जो कुछ इनोवेटिव कंपनीज में निवेश करने का उनका दावा है। ये कैसा रहेगा ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन ये सब थीमेटिक फंड्स हैं। मैक्सिमम एक सप्लीमेंट्री रोल आपके पोर्टफोलियो में प्ले कर सकते हैं। दे शुड नॉट बी अ कोर ऑफ योर पोर्टफोलियो। 5-7% आप अगर इनमें निवेश करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, बट इनमें बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट बचा करने से बचें। फ्लेक्सी कैप जो आपके हैं वही मेन स्टे होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो के। जी, अगले कॉलर है दिल्ली से महेश। महेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Good evening, sir. Good evening. So my first question is actually short-term funds में जो है आपकी, if you look at the value research ratings and all, 5-star rating में भी आपने उसको होल्ड किया हुआ है, whereas जो rating 4-star है उसको आपने बेस्ट बाय करके किया हुआ है, like similar to the I'll say short-term HDFC। वो मतलब रीजन क्या है वो, जस्ट आई वांट टू नो दैट वन। दूसरा, मुझे RBI की बॉन्ड्स जो खरीदना है, तो मतलब आई एम ए मेंबर फॉर दी, मतलब ICICI डायरेक्ट का हूँ ऑलरेडी, तो इज इट एडवाइजेबल टू गो थ्रू ICICI डायरेक्ट और RBI की रिटेल वाले अकाउंट से करना वो बेटर है? जी, पहला सवाल आपका, देखिए मैं बड़े संक्षेप में आपको इस माध्यम से बताऊंगा। आप अगर हमारी उस सर्विस के मेंबर हैं तो आप हमें डायरेक्टली मेल लिखिए, हाँ आपको थोड़ा हम डिटेल में जवाब देंगे। देखिए रेटिंग और एनालिस्ट की ओपिनियन डिफर कर सकती है, क्योंकि रेटिंग एक लिमिटेड पैरामीटर्स पे बेस्ड होती है। एनालिस्ट की ओपिनियन में और थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ चीजें देखकर एनालिस्ट अपनी ओपिनियन देता है। आप इसके ऊपर हमें ईमेल लिखिए तो हम थोड़ा और विस्तार में आपको समझाएंगे कि ये किस तरह से सारा काम होता है। दूसरा आपका सवाल RBI बॉन्ड्स को लेकर है। मेरा ख्याल RBI डायरेक्ट प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, काम करता है। आप डायरेक्टली बिना किसी इंटरमीडियरी के आप बॉन्ड बाय और सेल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल आप अपना RBI डायरेक्ट पे एक बार अकाउंट बनाइए और डायरेक्टली ही बॉन्ड खरीदिए बिना किसी इंटरमीडियरी के। नेक्स्ट कॉलर इज योगेश फ्रॉम दिल्ली। योगेश जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, सवाल पूछिए। जी, आप सबका शुक्रिया। आशुतोष जी आ गए हैं, आपको नमस्कार सर। कोशिश हमारी रहती है कि आपसे जितने ज्यादा हो सके अपने सवाल पूछ लें, पर टाइम जो लिमिटेड है। तो मेरे सवाल तो ये है कि
आपने काफी गिरावट के दौर देखे हैं मार्केट में, और क्या आप पुराने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि इन्वेस्टर को इस टाइम पे कैसा बिहेव करना चाहिए? क्या लमसम डालें और ज्यादा, क्योंकि एवरेज आउट करके भी हम थक गए हैं, तो एक क्या ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी होगी ऐसे बियर मार्केट के लिए? दूसरा सवाल सर ये है कि जो नया टैक्स रिजीम है जिसमें अभी 12 लाख तक छूट कर दी गई है, तो यहाँ पर एक, क्योंकि हम किसी सीनियर सिटीजन से बात कर रहे थे, वो म्यूचुअल फंड की अर्निंग पे तो पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो बेसिकली उनको 1,25,000 से ऊपर जैसे ही विड्रॉवल जाता है तो उनको टैक्स लायबल हो जाते हैं। तो जो सिर्फ म्यूचुअल फंड की अर्निंग से या कोई ऐसे सिक्योरिटी से डिपेंडेंट है जहां से उनको रिटर्न आ रहा है, तो उनको क्या इसमें कोई 12 लाख जैसी छूट नहीं मिल सकती कि वो उनके जो विड्रॉवल है उस पर 12 लाख तक टैक्स फ्री है? देखिए, पहला आपका सवाल बियर मार्केट स्ट्रेटजी। देखिए, ये भी मार्केट का बुरा फेज या थोड़ा जो बियर मार्केट का दौर है, दिस इज नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर, और आपकी स्ट्रेटजी भी शुड नॉट बी नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर। अगर आपको अगले 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने में पैसा चाहिए तो आपको मार्केट में होना ही नहीं चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है, अपने SIPs लगातार बनाए रखें और अपने एज पर प्लान निवेश करते रहें। हाँ, कुछ इन्वेस्टर जो थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग करना चाहते हैं इस टाइम पर, पहली बात तो वो अपना मेन कोर ऑफ योर पोर्टफोलियो कंटिन्यू विद योर SIPs। डोंट ट्राई टू आउटस्मार्ट द मार्केट बाय ट्राइंग टू टाइम। अगर आप कुछ 5-10% एलोकेशन को थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिकली प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपना कोई एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाएं, क्योंकि कोई सही टाइम कब होगा ये कोई भी क्लैरिटी से नहीं कह सकता है। आप एक अपने लिए एक मेथड बनाएं कि जब भी मार्केट में 10% का फॉल आएगा तो आपके पास, अगर आपने कुछ 5-10% पैसा अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग के लिए, आप एक ऐसा कुछ रूल डिवाइस करिए कि जब भी 10% मार्केट गिरेगी तो मैं 10% पैसा मार्केट में लगा दूंगा, और 10% गिरेगी तो और 10% मार्केट में लगा दूंगा। तो इस तरह अगर आप कुछ ऑब्जेक्टिवली गाइडेड रहेंगे तो आप शायद कुछ उसका लाभ उठा पाएं। अदरवाइज डोंट ट्राई टू हार्ड टू टाइम द मार्केट बाय प्लेइंग opportunistically. Don't get distracted with this. This is only for a very small allocation if at all you want to try it. Otherwise stick with the good old SIPs. दूसरा सवाल आपका रिटायरीज जो इस पैसे पे डिपेंडेंट है। देखिए, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है नई टैक्स रिजीम में भी वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल गेन भी है लेकिन कैपिटल गेन आपकी थ्रेशोल्ड टैक्स लेवल से कम है तो आपको कैपिटल गेन पर भी टैक्स नहीं देना होता। हालांकि कैपिटल गेन के टैक्स रूल्स अलग हैं, वो स्लैब सिस्टम में नहीं आता है, लेकिन अगर एज पर स्लैब सिस्टम जितनी आपको इनकम के थ्रेशोल्ड मिलते हैं, अगर आप उससे कम ही आपका कैपिटल गेन है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना होता है। तो ये एक रिटायरीज जो सिर्फ कैपिटल गेन रिलेटेड इनकम पर बेस्ड हैं, डिपेंडेंट हैं, उनके लिए दिस कम्स एज ए रिलीफ। Well, speaking about the stock market, let's have a look at what the Sensex is doing now. The domestic stock market closed on an intense bearish tone for the third consecutive week. The BSE benchmark has stumbled 2,644.6 points or 3.36%, and the Nifty slumped 810 points or 3.41%. The BSE small cap indices tanked 3.24% and the mid cap index dropped 2.59%. Tracking an extremely weak trend, the market capitalization of BSE listed firms dropped by 25,31,579.11 crore rupees to 4 crores 19,247 crore rupees in 8 days. However, a moderation in retail inflation and resilience in select heavyweight stocks helped limit the pace of decline in the middle of the week. All major sectors face selling pressure in line with the broader market, with realty, energy and auto among the top losers. Nifty 50 continued its downtrend for the 7th consecutive session. On the higher side, Nifty 50 is expected to face a strong hurdle at 23,250. However, on the lower side, 22,800 is likely to be a key support zone. While Reliance Industries, Tata Consultancy Services, HDFC Bank, Infosys, State Bank of India, Hindustan Unilever, Bajaj Finance and ITC face a combined erosion of 2,03,952.65 crore rupees in the valuation. Bharti Airtel and ICICI Bank emerged as the gainers. After volatility throughout the week, India's markets are likely to experience positive momentum in the coming week, driven by favorable macroeconomic indicators such as the delay of reciprocal tariffs by the US and a stable policy environment. Market focus will also shift to trends in foreign institutional investor flows and currency movements for further cues. Market outlook will also be guided by the latest inflation rate, which stands
stands at 4.31%, making a 5-month low. Global cues, particularly from the FOMC minutes and the European Central Bank meeting, will be closely monitored. Taking into account the current dynamics of the global market, a positive momentum is expected, while the market may rebound amid consolidation. Sustaining the expected recovery is a key to watch. और अगले कॉलर है मुंबई से कपिल. कपिल, स्वागत है आपका, सवाल पूछें. या गुड इवनिंग, नमस्कार. मैं कॉल किया था, तो एक्चुअली दे टोल्ड मी टू कॉल टुमारो संडे. So with regard to 5 lakh investment one time in mutual fund. This is my only question. I'm going to retire in 2028. Thank you. जी, आगे रिटायर होने वाले हैं, तो वन टाइम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें या क्या करें? देखिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं तो आपको नहीं दूंगा. आई वोंट रिकमेंड यू टू गो फॉर अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इवन इफ यू आर यू हैव अ सिग्निफिकेंट टाइम इन फ्रंट ऑफ यू स्टिल. सो बिल्ड योर कॉर्पस ओवर दिस टाइम, बिल्ड योर रिटायरमेंट कॉर्पस over this time. You have a lot of years in front of you, so at this time you can have an equity heavy portfolio. Aim for something like a 75% in equity, 25% in debt kind of an allocation at this point in time. Even if you have a lump sum, advisable to spread it at least over the next 6 months, because markets are quite volatile these days, and if you invest at one go and the markets keep going down and take a sharp nosedive, it will be a matter of disappointment for you. So the best way to avoid that is to use the route of SIP even for your lump sum one-time investments. Spread it across about 6 months, build a portfolio with about 75-25 allocation, and about 2 to 3 years ahead of your retirement year, gradually shift a portion of your equity allocation to debt. Bring down your equity to about 50%, and that can be your steady state retirement portfolio. अगले कॉलर है मोहित फ्रॉम जयपुर. मोहित जी, अपना सवाल पूछिए. नमस्कार सर. नमस्कार सर, मैं आगे आने वाले 4 से 5 साल के लिए हर महीने SBI के स्मॉल कैप फंड में SIP करना चाहता हूँ, तो मेरे को पूछना था, ये फंड ठीक रहेगा ना 4 से 5 साल के SIP के लिए? SBI का स्मॉल कैप फंड. देखिए, थोड़ा ज़्यादा आप एग्रेसिव, थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं मेरी नॉलेज में. जनरली स्मॉल कैप फंड्स, देखिए, जब मार्केट बहुत शार्प डाउन टर्न में होती है, टिपिकली ये देखा गया कि स्मॉल कैप सेगमेंट और स्मॉल कैप फंड्स ज़्यादा गिरते हैं, और कभी कभी रिकवरी में काफ़ी टाइम लग जाता है. तो कुछ साल हो सकता है उन्हें रिकवरी में लग जाए. तो 4 से 5 साल थोड़ा मेरे लिए अनकंफर्टेबल टाइम है प्योरली स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए. मैं ज़्यादा आपको सलाह दूंगा कुछ एग्रेसिव हाइब्रिड टाइप के फंड्स देखिए, अगेन जिनमें 75-25 एलोकेशन होता है, जैसे कि ICICI Pru इक्विटी एंड डेट. इस टाइप का कोई फंड आप देखिए, तो वो मेरे लिहाज में इस टाइम फ्रेम में ज्यादा सूटेबल रहेगा. ये एक आखिरी हेडलाइन स्टोरी भी है हमारे पास. फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा ने भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल संपर्क बढ़ाने के लिए समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है. इस परियोजना को वाटरवर्थ नाम दिया गया है. मेटा के अनुसार दुनिया की इस सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना का लाभ ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और कुछ अन्य प्रमुख क्षेत्रों को भी मिलेगा. And in US markets, US stocks ended mixed on Friday, with Nvidia gained 2.6% up and the Dow added 0.5%. Meanwhile, Treasury yields declined a day after US President Donald Trump unveiled a reciprocal tariff plans but stopped short of imposing new ones. Yields across government bonds slipped for a second straight day after data showed US retail sales fell more than expected in January, dropping 0.9% last month after an upwardly revised 0.7% increase in December. For the week, S&P 500 rose 1.5%, while the Nasdaq gained 2.6%. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जी, धन्यवाद आपका. And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says the vision of farm, fiber, fabric, fashion and foreign markets is expanding areas of growth of India. Domestic markets to focus on the Indian and global macroeconomic indicators, and currency movements were cues next week. And social media company Meta announces a 50,000-kilometer undersea cable project for digital connectivity between India and the US. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.